गुड इवनिंग स्पीकेशियंस मोरिया। आप लोगों से कुछ दिन से मेरी बात नहीं हुई और आपने ये भी देखा होगा कि हम इस वक्त कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपकी कंपनी के सिंगापुर ऑफिस से बोल रहा हूं। आप जानते हैं हम इस स्टेटमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि हमारे बहुत सारे मामले इस वक्त कोर्ट्स में हैं और ऐसे में किसी भी प्रकार की ऑफिशियल स्टेटमेंट देना जुडिशियल प्रोसेस के अंदर इंटरफेरेंस है। लेकिन पिछले 2-3 दिन में जो मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं मुंबई मिरर में, टाइम्स ऑफ इंडिया में और एक वेबसाइट MLM बिहाइंड MLM में, वहां हद हो गई झूठ की, वाहियात इल्जामों की। तो बहुत जरूरी था मेरे लिए कि आपसे बात करूं और आपके सामने सच रखूं। मैं एक एक करके उन बातों को जवाब देना चाहता हूं जो आपकी कंपनी के खिलाफ या मेरे खिलाफ या हम सबके खिलाफ इन आर्टिकल्स में कही गई है। पहली बात, इस आर्टिकल में यह कहा गया कि जो पैनलिस्ट स्पीक एशिया का हिस्सा हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो एक्यूज्ड हैं, क्योंकि वो स्पीक एशिया का हिस्सा है, कानून बोलता है, ऐसा उन्होंने बोला। भाई किसकी प्रोटेक्शन के लिए, किसको बचाने के लिए ये सामने आए थे पुलिस या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स? आप ही की ना। और आप ही को अभी एक्यूज्ड बोलते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका इस बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि पैसा आप तक आपका पहुंच सके, आप अपना कारोबार कर सकें। उनका इंटरेस्ट एक ही है, किस तरह से आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाए, आपको इतना परेशान किया जाए कि आप काम करने से मना कर दें। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? बहुत मैंने सोचने की कोशिश की। देखते हैं, आने वाला समय हम सबको बताएगा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं और इन सब चीजों के पीछे कौन लोग हैं। लेकिन पहले अब बात करते हैं उन बातों की जो इस आर्टिकल्स में कही गई। एक बात कही गई कि कई 100 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से बैंक ऑफ सिंगापुर में भेजा गया और वहां से लैटिन अमेरिका के किसी देश में या ब्राजील में भेज दिया गया मेरे द्वारा। मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि मेरा कोई पर्सनल बैंक अकाउंट या मेरी किसी कंपनी का जहां मैं हिस्सेदार हूं कोई बैंक अकाउंट सिंगापुर में नहीं है। तो वहां पैसे लाना और वहां से कहीं भेजने का तो सवाल ही नहीं होता। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कई 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज स्पीक एशिया के सीनियर लोगों के पास है, बॉम्बे और उसके आसपास कहीं। लेकिन वो उसका नाम नहीं ले सकते वो प्रॉपर्टी कहां है। क्यों भाई? अरे अगर आप जानते हैं वो प्रॉपर्टी है तो हमें भी बताइए 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कहां है। झूठे एलिगेशंस हवा में फेंकने से तो कोई मतलब होता नहीं। भाई मैं महाडा के फ्लैट में रहता हूं जो मैंने HDFC से लोन लेके लिया था, लोन पे कर दिया वैसे। अब बात करते हैं ये लोग एक मर्सिडीज कार की जो मेरी थी शायद। भाई मेरे नाम पे कोई मर्सिडीज नहीं है। हां, एक कंपनी की तरफ से खरीदी गई थी क्योंकि आप जानते हैं कि परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कंपनी का आ रहा था, तो लोगों के आने जाने के लिए, बड़े सप्लायर्स के आने के लिए, कंसल्टेंट्स के आने के लिए एक कार खरीदी गई थी। मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता था भाई। मेरे पास तो सन 2002 की पुरानी बलिनो कार है और आप सब जानते हैं वही मैं चलाता हूं। मेरे पास तो ड्राइवर तक नहीं है। लेकिन इनका तो शौक है बताना कि मर्सिडीज बेंज पकड़ी गई। अगली बात करते हैं वो लोग कि एक कंपनी है कॉलिबरी ब्राजील में, उसका, और एक कंपनी बोलते हैं एडमैट्रिक्स जो इंडिया में भी काम कर रही है, उसमें इनका बोलना है कि कॉलिबरी में इन्वेस्टमेंट्स मैंने की। जब इन्होंने इतनी मेहनत कर ली तो भाई ये ब्राजील के रजिस्टर ऑफ कंपनीज में जाकर भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। बहुत आसान है, नेट पे जाइए और चेक कर लीजिए कि उस कंपनी के मालिक कौन है। उस कंपनी का मालिक मैं तो नहीं, वो लोकल ब्राजील के लोग हैं, कुछ बाकी लोग हैं। मेरा उसमें किसी भी प्रकार की एक भी पैसे की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हां, मिस्टर कॉलिबरी के लोग जरूर हमारे पास आए थे सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, क्योंकि तुलसी जिस कंपनी का मैं डायरेक्टर हूं पिछले 15 साल से डायरेक्ट मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर बनाती है दुनिया भर में। सब जानते हैं इस बात को। हिंदुस्तान की बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाया है।
सिंगापुर की, मलेशिया की, यूनाइटेड किंगडम की, स्विट्जरलैंड की, इटली की, यूएस की, हर देश की कंपनियों ने हमसे सॉफ्टवेयर बनवाए। तो कोई ताज्जुब की बात थोड़ी है कि ये कंपनी हमारे पास आई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए। या तो ये कहना शुरू कर दे कि इन सब कंपनियों ने जिनका हमने सॉफ्टवेयर बनाया हम उसके मालिक हैं। हाँ, जब ये कंपनी हमारे पास आई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए, तब तक हम स्पीक एशिया का काम कर रहे थे, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, इनका काम हम कर नहीं सकते थे। तो शुरू में उनका काम समझने के बाद हमें महसूस हुआ क्योंकि स्पीक एशिया का बिजनेस मॉडल इतना सक्सेसफुल है, तो ये एक मी टू मॉडल क्रिएट करना चाहते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पीक एशिया का है, तब बिना ये समझे कि स्पीक एशिया बिजनेस करती कैसे। और मेरे क्लाइंट के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो बिजनेस में ले नहीं सकता था, तो नहीं लिया। इतना ही हमारा इन लोगों से लेना देना है। एक बात और इस आर्टिकल में लिखी गई थी कि मिस्टर कॉलिबरी में मैं इन्वेस्टर हूं, ये बात मिस्टर कॉलिबरी की साइट पे मेरी फोटोग्राफ के साथ लिखी गई थी। मैंने खुद चेक किया, ऐसा मिस्टर कॉलिबरी की साइट पे ना पहले था, ना है, ना कभी हुआ था। जिस इस फोटोग्राफ की या जिस बात की ये बात कर रहे हैं, मुझे पता चला एक ब्लॉग पे किसी ने पहले लिखा था। अब वो ब्लॉग किसने बनाया, किसने लिखा, इसको मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। वैसे एक बात बताएं आपको कि डायरेक्ट मार्केट इंडस्ट्री बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, सबको जानते हैं। जो लोग कॉलिबरी को रन करते हैं वो मुझे जानते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 100-150 जो मेन नेटवर्क मार्केटिंग या MLM या डायरेक्ट सेल्स या रेफरल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उसके डायरेक्टर्स, ओनर्स को मैं जानता हूं, क्योंकि 15 साल से मैं इस बिजनेस में हूं। एक बात और, कहीं ये बोल रहे थे इस आर्टिकल में कि हम कभी भी हमारी कंपनी के लोग भाग जाते, शायद इससे बड़ी बेवकूफी की बात नहीं हो सकती थी। 11 मई को एक टेलीविजन चैनल ने गलत न्यूज दी, उसके बाद कुछ और मीडियाज ने उस बात को पकड़ा। उससे लेकर 3 महीने तक, 29 जुलाई तक, हम और हमारे मैनेजर्स, आप लोग सब स्पीक एशियंस मिलके लड़ते रहे कि ये सब बातें गलत है। हमने हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंक्लूडिंग EOW को रिप्रेजेंटेशन किया कि आप हमारी बात सुने, हमारा बिजनेस मॉडल सुने। रिजर्व बैंक को कहा, वो सब तो नहीं सुना। हम भाग सकते थे ना, आप भी छोड़ सकते थे, आपके एम्प्लॉइज छोड़ सकते थे, आपके मैनेजर्स जा सकते थे, मैं जा सकता था, कोई नहीं हिला, क्योंकि ये कंपनी डट के लड़ना चाहती थी आपके और अपने राइट्स के लिए, और जीत के आगे काम करना चाहती थी और चाहती है। आपको मालूम है, जिन दिनों में अपने किसी पर्सनल काम से दुबई में था, बिजनेस काम से, उस वक्त पीछे ही अरेस्ट हुए। मेरी परिवार, मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरे साथ थे, उस वक्त छुट्टी पे आए हुए थे। मैंने इन अरेस्ट के कुछ दिन बाद उनको हिंदुस्तान वापस भेजा। क्यों? इसलिए कि हम भागने वाले थे। वो बात दूसरी है कि उनको इन्होंने पूरी रात रोक के रखा, परेशान किया। मैं आप लोगों को एक बात याद दिलाता हूं कि जब आप लोगों की TBM मीट हुई थी, आप लोगों ने वो फिल्म देखी TBM की, टॉश बियर मीट की, उस वक्त हमें कई लोगों ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि लोग इस कंपनी की प्रोग्रेस को देख के, इस कंपनी की सक्सेस को देख के इस पर अटैक करेंगे। एक छोटी सी फिल्म बनाई गई थी उसके लिए, जो मैं कोशिश करूंगा कि अपलोड कर दूं इस स्टेटमेंट के बाद। कुछ लोग आप दोबारा देख पाएंगे उसको, क्योंकि वो आज से करीब कई महीनों पुरानी फिल्म है और बहुत साफ शब्दों में हमारा बिजनेस मॉडल समझाती है, और ये भी बताती है कि क्यों हम पे अटैक किया जाएगा, और शायद इसीलिए हम पे अटैक किया गया। और शायद वो फिल्म वो जवाब देती है कि ये सब लोग हमें परेशान क्यों कर रहे हैं, आपको, हम सबको। लेकिन वो फिल्म आपको एक बात और बताएगी कि जब हम लोग मिलके इसका मुकाबला करेंगे तो जीत तो हमारी ही होगी, और जब जीत होगी तो हम सब मिलके दोबारा एक दूसरे से कंधे के कंधा मिला के स्पीक एशिया को उस मकाम पे लेके जाएंगे जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए थे। TBM मीट की मैंने फिल्म देखी, टॉश बियर मीट की। उसने मुझे बताया कि मीट शुरू होने से पहले एक फिल्म दिखाई गई, मैं आजाद हूं,
اور اس کا ایک گانا تھا جو بار بار آپ لوگوں نے سنا اس وقت، میں نے بھی سنا جب میں نے وہ فلم کا آپ لوگوں ٹی وی میں فلم دیکھی. اس کی ایک آخری لائن مجھے بہت اچھی لگی، یہ پہلی لائن ہے، اتنے بازو اتنے سر گن لے دشمن دھیان سے، ہارے گا وہ ہر بازی جب کھیلے ہم جی جان سے. آؤ آ جاؤ جگ پہ چھا جاؤ جی جان سے. موریا.